सीएससी प्रीलिम 2024 ओवर हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे उनके प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं कि ज्योग्राफी कहां पे स्टैंड कर रहा था इस पेपर में। तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, बड़े ही इजी क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन डुएबल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर थे, जो एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज हम लोग कहते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ज्यादा डुएबल क्वेश्चन है। अगर किसी का एनसीईआरटी के ऊपर अगर हैंड है, उन्होंने अच्छा प्रैक्टिस करा हुआ है, तो ये क्वेश्चन अबाउट 17 क्वेश्चन पूछे गए। वैसे तो सब आउट ऑफ 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दे कैन अटेंड, करेक्ट। और अच्छा खासा नंबर था, 17 क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एनवायरमेंट या फिर करंट अफेयर के साथ ओवरलैप करते हैं, जैसे कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमने इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वही डिस्कस करे हुए। तो और एक बात कि हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग सेट ए के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो अकॉर्डिंग टू सेट ए के अनुसार है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सेट ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ज्योग्राफी का ही था। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन हियर। So first statement is what? The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than the terrestrial radiation. Correct? So उन्होंने कहा है कि भाई जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा हीटअप होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से एज कंपेयर टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सबसे पहले तो समझते हैं ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि अर्थ के पास हीट एनर्जी रिसीव होती है फ्रॉम सन, ठीक है, बट दैट हीट एनर्जी एक्चुअली रिसीव्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। अभी ये शॉर्ट वेव रेडिएशन अगर फिजिक्स आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ के अंदर यही हीट एनर्जी एंटर होती है, बट द अर्थ का जो कुछ एटमॉस्फेयर है उससे पार्शियली हीटअप होता है, बट वही जो कुछ रेज है या फिर हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होने के बाद, मतलब अर्थ सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद रेडिएट बैक भी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसे ही हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि देयर आर टू रेडिएशंस, फर्स्ट इज इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, एंड देयर इज a terrestrial radiation or outgoing radiated back energy which is in the form of long wave radiation। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि जो अर्थ का हीटिंग है या फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर का हीटिंग है वो ज्यादा हीटिंग एज कंपेयर टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखनी है, करेक्ट। तो देखो, तो अगर हम लोग इसी को ध्यान में रखते हैं तो जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है वो क्या दिया गया है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। नहीं, ये गलत हो जाता है, मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नॉट बाय इनकमिंग रेडिएशन। दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Now statement 2 is what? Statement 2 is carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. That statement is correct statement। देखिए कि अर्थ का हीटिंग तो हो रहा है, बट वो होता कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में देयर आर डिफरेंट गैसेस व्हिच हैज द टेंडेंसी और एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दैट हीट एनर्जी और रिटेन दैट एनर्जी, होल्ड दैट एनर्जी, करेक्ट। द गैसेस लाइक carbon dioxide, methane, they are called greenhouse gases, and the ability of these gases is to hold that heat energy, and because of that gases holds the heat energy, that's why earth atmosphere heats up, correct. So that's why the second statement, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation, that statement is correct statement. Now considering the two statement, the statement 1 is incorrect and statement 2 is correct statement. That's why the option D is the correct answer for this question, correct. Now moving towards the second question. Second question is what? Consider the following statement. Statement 1 is thickness of troposphere at equator is much greater as compared to poles, correct. First statement is what? कि देखिए कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। सो ग्राउंड से जो फर्स्ट लेयर है उसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, करेक्ट। सो अर्थ एटमॉस्फेयर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 5 सब लेयर्स, तो उनमें से जो ग्राउंड से फर्स्ट लेयर है उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर, करेक्ट। सो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ट्रोपोस्फियर का जो थिकनेस है वो इक्वेटर के पास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट से देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है। देखो, सो द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड ट्रॉपिक्स, करेक्ट। तो यहां पे क्या होता है, दैट एरिया रिसीव्स द मोर अमाउंट ऑफ हीट, दैट्स व्हाई द एयर राइजेस। कोई भी चीज जब हीटअप होती है वो राइज करती है एंड इट राइज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट। याद रखो, दैट वर्ड इज कन्वेक्शनल करंट, उसे कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज हीटिंग और दैट एरिया गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट कन्वेक्शनल करंट राइजेस
for a higher height. That's why the area that receives the more amount of heat, the heat energy over here rises for the larger height, or the wind or the air rises for the higher heights, correct? That's why it rises up to the 18 kilometer on equator or in tropical region, correct? But contrary to this, the at poles what happen here, the temperature is very low. That's why the rising of or the convectional current that are not that much strong. That's why they rise up to only 8 किलोमीटर हाइट, वो सिर्फ 8 किलोमीटर हाइट तक ही राइज कर पाते। तो अगर आप यहाँ पे अगर देख पाते हो तो यहाँ पे मुझे थिकनेस जो है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो थिकनेस है या फिर ट्रोपोस्फेरिक जो थिकनेस है वो ज्यादा दिखती है एज कंपेयर टू पोलर ट्रोपोस्फियर। दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर which is correct as compared to pole. That's why first statement is correct statement. Now second statement is what, at equator heat is transported to great heights by strong convectional current. जैसे मैंने अभी आपको समझा के दिया था, ज्यादा हीटिंग के कारण ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट होते हैं और उसके कारण ज्यादा हाइट तक हमारी जो कुछ विंड है या फिर हमारी जो कुछ एयर है वो राइज करती है और वहां पे ट्रोपोस्फियर का विड्थ जो है बढ़ जाता है, करेक्ट? तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट्स व्हाई both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains the statement 1. That's why the option A is the correct answer for this question. Now third question is what, consider the following statement, consider the following, there are a number of things given here 1 2 3 4, correct? So हमें क्या करना है, how many of these above products ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, तो हमें बताना है कि इन चारों में से वोल्केनिक इरप्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, करेक्ट? तो अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट दिया गया वो है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। यस, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस इज वोल्केनिक इरप्शन का प्रोडक्ट है। देन एश एंड डस्ट, इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट। देन नाइट्रोजन कंपाउंड, यस, नाइट्रोजन कंपाउंड भी रिलीज होते हैं ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। उसके बाद है सल्फर कंपाउंड, यस, सल्फर कंपाउंड रिलीज होते हैं। दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जो बनते हैं या फिर सल्फ्यूरिक क्लाउड जो बनते हैं उसी के कारण ग्लोबल कूलिंग भी होती है। तो याद रखना है आपको, वोल्केनिक इरप्शन में अगर बहुत ही ज्यादा लेवल पे सल्फर या फिर सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स अगर इमिट होते हैं तो ग्लोबल कूलिंग भी देखने के लिए मिलता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल कूलिंग के लिए, करेक्ट? सो ऑल द 4 प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली इमिटेड ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस। दैट्स व्हाई ऑल 4, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is our correct inference or inferences from the isothermal maps in the month of January? There are 2 keywords. First is isothermal. Isothermal is a keyword. You need to consider that word. Now second important keyword is month of January. अभी why the month of January is keyword? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि मंथ ऑफ जनवरी में अर्थ के ऊपर जो हीट रिसीविंग का एक फेनोमेना है वो किस तरीके से रहता है। अभी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्चुअली very much away from the sun, ठीक है, and south hemisphere is towards the sun, maximum tilted towards the sun. It means north hemisphere as it is away from the sun, it is receiving the less amount of heat as compared to south hemisphere, correct? So in north hemisphere there is a less amount of heat in north hemisphere. That's why the land area or the continental area which has the tendency to heat up and cools down rapidly. So as north hemisphere receiving the less amount of heat, the temperature over the continent is less. याद रखिए, ठीक है, the temperature over the continent is less as compared to oceanic part. ओशियानिक पार्ट में ज्यादा टेम्परेचर होता है क्योंकि वाटर हैज अ टेंडेंसी टू हीट्स अप एंड कूल्स डाउन वेरी स्लोली, ठीक है। सो जब भी याद रखिए कि जब भी टेम्परेचर अगर मान लीजिए ज्यादा है किसी भी एरिया में, तो हमारे जो आइसोथर्म्स होते हैं, आइसोथर्म्स क्या होते हैं? सिंपली दीज आर द लाइंस कनेक्टिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। सो हमारे जो लाइंस जो होती है, बिकॉज ओशियानिक जो सरफेस है वो ज्यादा वार्म है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट्स, द isothermal lines actually move towards the north over the oceans, but contrary to this हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो ज्यादा कोल्डर है या फिर टेम्परेचर वहां पे कम है, तो हमारे जो आइसोथर्म्स है वो साउथ की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। तो हमारा अभी स्टेटमेंट क्या दिया गया, ये जनवरी की सिचुएशन है, याद रखिए जनवरी में ये होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द, हम लोग कहते हैं कि विंटर सोल्स्टिस है अभी ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, करेक्ट। सो कंसिडरिंग दिस एक्सप्लेनेशन, नाउ स्टेटमेंट इज कि the isotherms deviates to the north over the ocean
and the south over the continent. So during the month of January जो हमारे आइसोथर्म्स होते हैं वो ओशन पे नॉर्थ की तरफ ज्यादा डेविएट होते हैं एंड कॉन्टिनेंट पे साउथ की तरफ डेविएट होते हैं. तो स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट्स गल्फ ऑफ स्ट्रीम एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the north. ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है. क्यों गलत है देखिए कि yes there are presence of cold oceanic current in higher latitudes but the Gulf of Stream and the North Atlantic drift they actually moves from the lower latitude to the higher latitude. It means the warmer water actually moves towards the higher latitude in colder regions. So this Gulf of Stream and North Atlantic drift actually brings the warm phenomena or warming of higher latitudinal water in north hemisphere during the winter season. Correct. So तो यहाँ पे हमने क्या देखा हुआ है या फिर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियनिक करंट एंड गल्फ स्ट्रीम एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द नॉर्थ अटलांटिक कोल्डर. नहीं, कोल्डर नहीं करता एक्चुअली, वो तो वार्मर करते हैं. सिर्फ कोल्ड ओशियनिक करंट वहां पे कोल्डर इफेक्ट लाता है. सो आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो यस बेंड तो होंगे अगर वो कोल्ड होगा तो, बट ये स्टेटमेंट पार्शियली गलत हो जाता है क्योंकि गल्फ ऑफ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली उसको कोल्डर नहीं करते, उस पार्ट को वो ज्यादा वार्मर करते हैं. करेक्ट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज incorrect statement. Now only what is the question? Select the answer using the code given below. We need to find correct statements here. So only one. So option A is the correct answer for this question. Now next question is, which of the following countries are well known as the two largest cocoa producing country? ठीक है, cocoa producing country कौन सी है वर्ल्ड में, वो हमें देखना है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है. तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था. इसका जो आंसर है वो है कॉट डी आयोर एंड घाना, जिसे ही आयोरी कोस्ट एंड घाना कहा जाता है. एक्चुअली वर्ल्ड में जो भी कोकोआ का प्रोडक्शन होता है उनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर कोई कंट्री करता है तो वो आयोरी कोस्ट एंड घाना ही करता है. तो अबाउट 40% जो प्रोडक्शन है वो अकेला आयोरी कोस्ट करता है एंड 20% जो प्रोडक्शन है वो घाना करता है. कंबाइनली दे बोथ प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द टोटल कोकोआ प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड. तो इसका जो आंसर था ये ऑप्शन सी था. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now next question is, with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of the Prayagraj from west to east, which of the following sequence is correct? तो हमें जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है जो उसको ज्वाइन होती है एट ए डिफरेंट प्लेसेस, हमें उनका सीक्वेंस लगाना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो ये ऑर्डर कैसे है एक बार हम लोग वो समझ लेते हैं. तो अगर हम लोग मैप देखते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे गंगा रिवर ओरिजिनेट्स इन गंगोत्री ग्लेशियर एंड इट फ्लोज साउथवर्ड फर्स्ट, देन flows eastward and eventually takes a southward bend and merges with Bay of Bengal. Bay of Bengal में merge हो जाती है. But in between its path, that number of rivers actually drains into the Ganga river. Now you can see here Gomti river is the first river. जैसे ऑप्शन सेट करे गए जो वेस्ट साइड में, this is west direction and this is east direction. Correct. So Gomti river is the first river which merges with the Ganga. Then Ghagra river merges with the Ganga river, then Gandak river merges with the Ganga river, and lastly Kosi river merges with the Ganga river. That's why the correct sequence is from west to east Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi. So Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi किस ऑप्शन में हमें एक बार देखना है. So Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi. So option B is the correct answer for the question number 6. Now next question is 7th question. The question is, again there are three statements given here. We need to understand the statement and then considering this statement we have to give answer. Correct. Now first statement is what? The statement one is rainfall is one of the reason for the weathering of rock. Yes, there are some climatic factors like rainfall, precipitation, जिसे हम लोग precipitation भी कहते हैं. Correct. उसके अलावा there are number of factors like temperature and pressure, they influences the weathering. Correct. These are the reasons for the weathering. Then statement 2 is what? Rainwater contains the carbon dioxide in solution. Yes, there are carbon dioxide in nature or air which get actually mixed with the rainwater and forms the carbonic acid. That carbonic acid has a tendency to react with the other elements which present in rocks. So rainwater contains the carbon dioxide in solution. Yes, correct statement. Now third statement is rainwater contains the atmospheric oxygen. Yes, ठीक है. तो ये तो obvious है कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है
नेचर में वो मिक्सअप हो जाता है रेन वाटर के साथ। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट। तो हमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट 1 रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक। अभी ये रेनफॉल वेदरिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग इसको इरोजन या फिर उसका डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं इन आवर वर्ड्स, बट इट इज एक्चुअली दैट इरोजन एंड वेदरिंग इज डिफरेंट फेनोमेना, बट डिसइंटीग्रेशन इज करेक्ट वर्ड फॉर दिस। सो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके लिए क्यों होता है रेनफॉल की वजह से, तो उसका रीजन है एक तो वहां पे कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती है, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ रेन वाटर। देन अगेन रेन वाटर कंटेन्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड दैट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द एलिमेंट्स इन रॉक्स एंड बिकॉज ऑफ दिस दे फॉर्म्स द ऑक्साइड्स। ठीक है, सो ऑक्साइड जैसे ही फॉर्म होते हैं तो ओरिजिनल जो एक स्ट्रक्चर है रॉक का वो चेंज होते जाता है, करेक्ट, उसका इरोजन होते उसका वेदरिंग होते चलता है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहां पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए जैसे फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। नॉर्थ की सी के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं वो यहां पे हमें बताना है। तो इट इज टोटली हम लोग कहेंगे कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए कि ये है नॉर्थ सी का मैप। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि यूनाइटेड किंगडम शेयर्स द बॉर्डर विद नॉर्थ सी, देन फ्रांस ऑल्सो शेयर्स द बॉर्डर विद नॉर्थ सी, देन बेल्जियम, देन नेदरलैंड, again there is a part of Germany here, it also shares the border with North Sea, then Denmark and lastly Sweden and Norway, correct. So these countries shares the border with North Sea. अभी इनमें से कौन कौन से जो ऑप्शंस में प्रेजेंट है कंट्रीज के नाम वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो करेक्ट है। देन देखिए तो फिनलैंड ऑप्शन में नहीं था, तो फिनलैंड डू नॉट शेयर्स विद द बॉर्डर विथ, तो ये चला गया। जर्मनी शेयर्स विद द बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, देन नॉर्वे, यस नॉर्वे शेयर्स द बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। रशिया ऑप्शन में नहीं था, रशिया डज नॉट शेयर्स द बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। तो यहाँ पे हमें कितने कंट्रीज लगे, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 2, ठीक है, जर्मनी एंड नॉर्वे, these two countries shares the border with North Sea. So option number B only 2 is the correct answer for this question. Now next question is what, देखिए, so next question, consider the following information. There is a column, then waterfall, देन रीजन एंड रिवर्स, करेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए कि धुआंधार फॉल मालवा रीजन में है और नर्मदा रिवर पे है, तो हमें वो चेक करना है और उनमें से हमें बताना है कि इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। तो ये जो रोज है हॉरिजॉन्टल उनमें से कितने करेक्टली मैच है वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इन इंडिया इज धुआंधार वाटरफॉल इज ऑन नर्मदा रिवर, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट इज नॉट इन अ मालवा रीजन, ठीक है। मालवा रीजन जो लोकल हम लोग एक रीजनल एक जानते हैं, लोकली हम लोग जानते हैं, जैसे कि मालवा रीजन हो गया, बुंदेलखंड रीजन हो गया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड मालवा रीजन, वेस्टर्न टू मिड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बट दैट धुआंधार फॉल इज एक्चुअली समवॉट ईस्टर्न मध्य प्रदेश साइड में आता है, तो ये मालवा रीजन में नहीं स्टैंड करता, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। यस, धुआंधार नर्मदा रिवर पे है बट मालवा रीजन में नहीं आता। देन सेकंड इज हुंड्रू फॉल्ट। हुंड्रू इज इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इन झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया। देन हुंड्रू छोटा नागपुर में तो है, अगेन इट इज ऑन सुब्रनरेखा रिवर, तो दैट्स व्हाई द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट। द थर्ड स्टेटमेंट और थर्ड पेयर इज गिरिसोप्पा, जो एक वाटरफॉल है जिसे हम लोग जोग के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट, जोग वाटरफॉल। सो दैट गिरिसोप्पा वाटरफॉल इज इन वेस्टर्न घाट, अगेन इट इज नॉट ऑन नेत्रावती रिवर, इट इज ऑन शरावती रिवर। तो ये आपको याद रखना है, वो शरावती रिवर के ऊपर है, नेत्रावती रिवर के ऊपर नहीं है। दैट्स व्हाई थर्ड मैच पेयर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, करेक्ट। ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से हमें इसमें क्या निकालना था, आंसर निकालना था, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, हाँ, सो नेक्स्ट अगेन देयर इज ए क्वेश्चन पेयर गिवन इन क्वेश्चंस, वी नीड टू चेक आउट दिस ऑल एंड करेक्टली मैच जो पेयर्स है उनका आंसर हमें देना है। देखो
तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो रीजन्स दिए हुए हैं, नेम ऑफ माउंटेन्स रेंजेस दिए हुए हैं एंड टाइप ऑफ माउंटेन्स दिए हुआ है। तो उनमें से कौन सी पेयर है जो करेक्टली मैच है वो हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फर्स्ट जो माउंटेन दिया हुआ है, नेम ऑफ माउंटेन, इट इज वोस्गस माउंटेन एंड द रीजन दिया गया है सेंट्रल एशिया। तो इट इज नॉट इन द सेंट्रल एशिया, याद रखिए, इट इज नॉट इन सेंट्रल एशिया, इट इज इन यूरोप, ठीक है। वोस्गस माउंटेन इज इन यूरोप एंड मेनली लाइज इन फ्रांस कंट्री, करेक्ट। So it is fold mountain? No, it is again not a fold mountain, it is actually block mountain. तो याद रखिए, it is a block mountain system. Some important block mountain system में से ये एक वोस्गस block mountain system आती है। Then second option और second pair is Europe, ठीक है। यूरोप में आता है Alps, yes, यूरोप में आता है Alps. Then it is a block mountain? No, again it is not a block mountain. Alps is in Europe, but it is not a block mountain, it is a fold mountain. And जो new fold mountains है उनमें से एक ये फोल्ड माउंटेन है, करेक्ट। उसके बाद देखिए, सो एपेलेचियन माउंटेन, यस, इट इज इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड इट इज अ फोल्ड माउंटेन। तो ये पेयर करेक्ट है, ये गलत हो जाती है, ये गलत हो जाती है, ये सही है। एंड इट इज इन, हाँ, इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, याद रखिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द थर्ड पेयर इज करेक्ट। नाउ लास्ट इज साउथ अमेरिका में एंडीज, यस, एंडीज इज इन साउथ अमेरिका, दैट्स व्हाई द ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोल्ड माउंटेन भी है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पेयर ऐसे जो करेक्टली मैच है, सो ओनली 2, सो बी, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि कहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो ऑप्शंस में हमारे ऑप्शंस दिए गए थे उनमें जो माउंटेन रेंजेस दिए गए थे, यहाँ पे आप आज देख पा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द माउंटेन रेंजेस, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन वर्ल्ड। देन सेकंड माउंटेन रेंज जो दी गई थी वो दी गई थी एपेलेचियन, इट इज इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, देन एंडीज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड देयर इज ए वन माउंटेन रेंज हियर इन फ्रांस कॉल्ड वोस्गस, करेक्ट। तो ये भी एक माउंटेन रेंजेस, वोस्गस माउंटेन रेंज, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट माउंटेन रेंजेस इन वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज with reference to the water vapor which of the following statement is are correct। तो यहाँ पे हमें वाटर वेपर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट अबाउट वाटर वेपर, water vapor is a gas the amount of which decreases with altitude, yes, with altitude means with height जो amount है water vapor का वो डिक्रीज होते चलता है। अबाउट 10 किलोमीटर पे 90% जो वाटर वेपर होता है, उसके बाद वाटर वेपर का जो एक हम लोग कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो अमाउंट है वो कम कम होते चलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल, तो ये गलत हो जाता है, इट्स परसेंटेज इज मिनिमम एट पोल्स। व्हाई? उसका रीजन देखिए क्या है कि हमारा जो कुछ अर्थ का इस तरीके से एक ओरिएंटेशन है, तो उसका जो एक सेक्शन है दैट इज द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो एरिया है इट रिसीव्स द मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग देयर इज ए मोर वाटर वेपर जनरेटेड देयर, बट इन पोल्स देयर इज ए very cold environment and because of this there is a very little amount of water vapor formation is there, that's why more amount of heat it means more amount of water vapor। so more amount of water vapor आप इक्वेटर या फिर इन ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे, पोल के पास आपको लीस्ट वाटर वेपर देखने के लिए मिलेगा, that's why the second statement is incorrect। so select the answer using the code given below। so इसमें हमें सिर्फ करेक्ट आंसर बताना था, करेक्ट आंसर है ओनली स्टेटमेंट 1, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो option A is the correct answer for this question। हाँ, now next consider the following description। क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में हमें देखना है और उसमें से हमें देखना है कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया किसी रीजन का, उनमें से हमें बताना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वो रीजन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो। सो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब दिन का टेम्परेचर अगर 24 आवर्स है, उसका जो पीक टाइम होता है जब सन ज़्यादा एनर्जी रिसीव करता है, दैट इज ड्यूरिंग 12 o'clock 2 o'clock, करेक्ट, इन आफ्टरनून, करेक्ट, एंड नाइट। तो इनके बीच में जो रेंज है वो रेंज बड़ी कम है एंड एज वेल एज एनुअल रेंज। तो डिफरेंट सीजन में जो कुछ एक हम लोग कहेंगे कि जो टेम्परेचर रेंज है वो भी कम है। तो ऐसा हमें एक रीजन देखना है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो दिया गया है उस रीजन के बारे में वो दिया गया है प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे साल भर बारिश होती है, करेक्ट, जैसे कि हमारे यहाँ पे सीजन में मानसूनल सीजन में सिर्फ एक मानसूनल रेनी सीजन में ही बारिश होती है, बट यहाँ पे थ्रू आउट द रीजन थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है।
प्रेसिपिटेशन वैरीज बिटवीन द 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये सब कुछ जो कुछ एक डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है एक्चुअली मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का, ठीक है। सो अभी ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वो कहां पे है। तो आप यहां पे देख पाओगे कि ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहां पे आता है, तो ये आता है हमारे इस रीजन पे, मतलब वेस्ट कॉन्टिनेंट के जो वेस्ट एरियाज है, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हो आप जो यूएसए का वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया रीजन, देन वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप यहां पे आप देख पाओगे, देन सम सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका वेस्ट कोस्ट ही है, अगेन सम रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, करेक्ट। तो ये सभी के सभी जो रीजन्स है इन्हें मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहा जाता है, इन्हें ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है, याद रखिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है। और उसका जो एक एक्सप्लेनेशन है हमारे एनसीईआरटी में है, ये 12th स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी है, 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का जो चैप्टर 6 था क्लाइमेट, तो उसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे द मीन टेम्परेचर इन समर मंथ्स रेंजेस फ्रॉम 15 डिग्री टू 20 डिग्री एंड इन विंटर 4 डिग्री टू, तो यहाँ पे रेंज जो है बड़ा ही कम है, 10 टू 15 डिग्री, हार्ड टू हार्ड 5 टू 10 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब पूरे सीजन में सिर्फ 10 डिग्री का डिफरेंस आता है, करेक्ट। द एनुअल डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एनुअल रेंज जो है वो बड़ा ही स्मॉल है। अगेन द प्रेसिपिटेशन ऑकर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरी जनरली फ्रॉम 50 टू 250 सेंटीमीटर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। इफ यू नो द concept or the information about the climate or read the information of the climate well, then you were able to answer this question, ठीक है। now next is 14 नंबर का क्वेश्चन है, with reference to the Coriolis force which of the following statement is are correct। तो Coriolis force के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है वो बताना है। देखो सबसे करेक्ट कौन सा है वो बताना है एक्चुअली। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे दिया गया कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो यस देखो जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स रहेगा तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन तो होता है, बट मान लीजिए कि अगर विंड का स्पीड ज्यादा है तो सेम अमाउंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स के बारे की वजह से उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन करता है। मतलब इफेक्टिवली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेम कोरियोलिस फोर्स है बट स्पीड की वजह से वो ज्यादा उसका टिल्ट या फिर डिफ्लेक्शन हम लोग देख पाते हैं। सो इट मींस इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट इज मैक्सिमम एट पोल एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ का जो हमारा इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास जो कोरियोलिस फोर्स होता है इट इज वर्चुअली जीरो, ये जीरो होता है एंड इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, पोल की तरफ वो इंक्रीज होते चलता है। और जैसे हमने इसके पहले भी देखा हुआ है, उसका कंसेप्ट क्या है कि इन नॉर्थ हेमिस्फीयर जो कोरियोलिस फोर्स है उसकी वजह से जो विंड्स है वो राइट की तरफ टिल्ट कर जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर जाती है। करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं that is it increases with the increase in wind velocity, it is correct statement. Again it is maximum at pole and is absent at equator, it is again correct statement. So both the statements are correct. ठीक है, तो option C is the correct answer for this question. Now next question is on June 21, ठीक है, mind here on June 21 every year which of the following latitudes experiences sunlight more than 12 hours। तो हमें अर्थ के जो लैटिट्यूड्स होते हैं, अर्थ जो हमने इमेजिनरी लाइंस में उसको डिवाइड करा हुआ है, तो उनमें से कौन से लैटिट्यूड्स है वो 21 जून को 12 आवर्स के ज़्यादा डे लाइट रिसीव कर रहा है या फिर वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो मोर देन 12 आवर्स का डे वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 21 पे जो अर्थ है, अर्थ का ओरिएंटेशन एग्जैक्टली कैसा होता है। देखिए सिर्फ 21 जून जो टाइम है उसे ही हम लोग समर सोलेस्टाइस कहते हैं। तो समर सोलेस्टाइस इज व्हाट, तो ड्यूरिंग समर सोलेस्टाइस द अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर इज मैक्सिमम टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड द rays, sun rays actually falls perpendicular over the tropic of Cancer। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो मैक्सिमम एरिया है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी देख लीजिए मैक्सिमम एरिया है, तो इतने टाइम के लिए यहाँ पे डे लाइट में आपको देख पा रहे हो, मिनिमम टाइम के लिए आप वहाँ पे अंधेरे में देख रहे हो। करेक्ट। और यहाँ पे इक्वेटर जो है उसका 50-50% है, तो 50% इक्वेटर यहाँ पे आपका डे में ले है, मतलब 12 आवर्स का डे है और 12 आवर्स की वहाँ पे नाइट है। एंड द एरिया बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल इज एक्चुअली फॉर 24 आवर इट इज इन डे लाइट कंडीशन। करेक्ट। सो और यहाँ पे हम लोग अगर साउथ हेमिस्फीयर में देखते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे, मतलब हम लोग अगर साउथ हेमिस्फीयर में जाते हैं तो देयर यू विल फाइंड कि भाई जो आपका एरियाज है वो मैक्सिमम
नाइट में है, मतलब वहां पे नाइट्स आर लॉन्गर है और डेज आर शॉर्टर है। तो अभी 21 जून पे ये अगर आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के जो भी लैटिट्यूड्स है वहां पे आपका डे 12 आवर्स से ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर में आपका जो डे है वो 12 आवर्स से कम रहेगा, वहां पे नाइट्स 12 आवर्स से ज्यादा रहेगी। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग समझते हैं तो अगर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऑन जून 21 एवरी ईयर which of the following latitudes experiences sunlight more than 12 hours, correct? so इक्वेटर नहीं, इक्वेटर पे तो 12 आवर डे और 12 आवर नाइट है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यस दिस इज करेक्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, यहाँ पे तो नाइट ज्यादा लॉन्गर है, मतलब 12 आवर से भी ज्यादा नाइट बड़ी है और डेज तो 12 आवर से भी कम है। आर्टिक सर्कल, यस यहाँ पे तो 24 आवर के लिए हमारा दिन रहता है। सो मोर देन 12 आवर कहाँ पे है फिर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 2 and 4. Now next question is consider the following statement. Statement 1 and statement 2 is given. So 32 नंबर का क्वेश्चन दिया गया ये सेट ए में। तो स्टेटमेंट 1 इज व्हाट कि जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज व्हाट कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म्स ड्यूरिंग द बिग बैंग, इस तरीके से एक हाइपोथेसिस है, करेक्ट। सो उनमें जो लार्ज स्टार्स है एंड स्मॉल स्टार्स है बोथ कंटेन्स द फ्यूएल लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम उनमें फ्यूएल है और इनका ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद हाइड्रोजन का कन्वर्जन होता है हीलियम में, करेक्ट। बट द न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना वो आपका जो लार्ज स्टार है, लार्ज स्टार उनमें ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू डॉर्फ स्टार और स्मॉल स्टार, करेक्ट। सो तो यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा फास्टर होने के कारण वहां का जो फ्यूल है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है। अगर जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाएगा तो वो खत्म भी हो जाएगा जल्दी, करेक्ट। तो इट मीन्स जायंट स्टार का जो है वो लाइफ बड़ा ही कम हो जाता है, करेक्ट, एज कंपेयर टू डॉर्फ स्टार। उसमें धीरे धीरे हो रहा है तो उसका लाइफ ज्यादा है। सो जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव मच ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो जायंट स्टार में रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है और फ्यूल भी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 32. Now next is the longest border between any two countries in the world is between. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो 49 पैरेलल लाइन हम लोग कहते हैं, अगेन अलास्का के साथ भी वो बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि अलास्का के साथ भी यूनाइटेड स्टेट का जो एक रीजन है वो कनाडा के साथ करता है। उसके साथ साथ ये 49 पैरेलल लाइन है जिसे 49 पैरेलल लाइन का कहते हैं हम लोग, तो ये भी बॉर्डर शेयर करता है। तो इट इज अबाउट 8,900 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। तो इसी के कारण इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैनेडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Now next question, consider the following statement. Question number 89 in set A. The Red Sea receives the very little precipitation in any form. Yes, that region, that Red Sea region actually experienced the continentality effect. अभी what is continentality effect? क्योंकि वो continent के बड़े इंटीरियर साइड में, again that area actually lies in a, हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे एक बड़ा ही कम रेनफॉल होता है और वो एरिया आपका 30 और 35 डिग्री के रेंज में तो आता है। उसके अलावा भी उसका एक्सपांशन जो है रेड सी का वो साउथ में अराउंड 20 डिग्री से भी स्टार्ट होता है। बट दैट रेड सी इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द हम लोग कहेंगे डेजर्ट्स एंड दैट इन दैट डेजर्ट एरिया वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर। The Red Sea receives the very little precipitation in any form. That statement is correct. And no water enters the Red Sea from rivers. So no significant river streams actually merges with the Red Sea. Correct. So statement 2 is also correct statement. So in some sources also there are some मतलब ambiguities there कि कहीं पे लिखा हुआ है कि yes some rivers actually goes towards the Red Sea but they do not drain into the Red Sea and dried before merging with the Red Sea, correct. But in general if we consider the statement no water enters into the Red Sea from rivers, तो
ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ऐसा रिवर नहीं है जो रेड सी में मर्ज होता है. दैट्स व्हाई द बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89. करेक्ट. सो दिस इज अबाउट ऑल द क्वेश्चंस which were asked by the UPSC in this prelim examination. Hope you get these questions and answers. आप इससे चेक करिए कि आपका स्कोर कितना आता है. अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है तो उसका जो करेक्शन है हम लोग इसके साथ आपके लिए और लाएंगे. थैंक यू.